इतना ही बड़ा रहेगा कि ठीक है ना? ठीक। इधर देखिए, तो बाबू ध्यान दो, जिस तरह से भी फ्लक्स का अगर चेंज होगा तभी क्या इंट्रोड्यूस होगा बताइए? ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो उसके वजह से क्या इंड्यूस्ड होगा? करंट इंड्यूस्ड होगा। ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब फ्लक्स चेंज किस किस की वजह से होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज की वजह से, एरिया के चेंज की वजह से, और एंगल के चेंज की वजह से, जिसमें एरिया और फील्ड का चेंज हम लोग कल देख चुके हैं। आगे जो है, तो आगे क्या है तो लिखो, तो टॉपिक है, लिखिए क्या कि मोशन ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखिए मोशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और मान लीजिए कॉइल को आप इसमें मूव करा रहे हो, ठीक है, ये इसको तुम मूव करा रहे हो इसमें। क्लोज्ड कॉइल तो चाहिए, चाहे वो जिस शेप का हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो सकता है, आपका स्क्वायर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगुलर हो सकता है, सब हो सकता है। अगर इसको मूव करा रहे हो इसमें इस तरफ, तुम्हें क्या लगता है फ्लक्स कहीं पर होगा ऐसा कि चेंज होगा, या हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या जीरो रहेगा? फ्लक्स होता क्या है, तो एक एरिया से जितना फील्ड लाइंस क्रॉस कर दे, है ना। तो अब देखो ये जो आपका कॉइल है, इसका एरिया ध्यान से समझना, जिस समय इंटर कर रहा होगा बाबू, उस समय देखो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा। जैसे देखो एक समय होगा कि इतनी ज़्यादा मान लो इंटर कर चुकी है, इतनी एरिया इंटर कर चुकी है। अगले पल में क्या होगा? अगले पल में होगा कि हो सकता है इतनी एरिया इंटर कर जाए, उसके अगले पल में क्या हो सकता है कि सारा एरिया इंटर कर जाए, इतना, बस इतना बचा रह जाए, ये वाला एरिया, समझ रहे? तो धीरे धीरे क्या होगा कि एरिया क्या हो रहा है, जो इंटर करते समय एरिया क्या होगा, बढ़ता जा रहा है। मतलब जितना एरिया, मतलब देखो यहाँ तक अभी इतना है, देखो ध्यान से, इतने ही एरिया से ना फ्लक्स निकल रहा है। क्या इस एरिया से निकल रहा है? क्या नहीं निकल रहा। जैसे आगे बढ़ेगा, मान लो इसको कोई वेलोसिटी देके इंटर कराएंगे, तो फिर अगले पल में इतना, ये सारा एरिया हो जाएगा, फिर अगले पल में ये सारा एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इंटर करते वक्त एरिया क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो जितना एरिया इंटर होता चला जाएगा, मतलब उस दौरान फ्लक्स इससे गुजरने वाला क्या है, इंक्रीजिंग है ना। जैसे जैसे ज़्यादा एरिया इंटर होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स इससे इंटर करेगा, तो उस समय फ्लक्स क्या है आपका, इंक्रीजिंग है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब फ्लक्स का चेंजिंग अगर टाइम के साथ होता है, तो बताइए क्या होता है इसमें, कॉइल में क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो अगली पल यहाँ पहुँच गया, ठीक है, जब यहाँ पहुँच गया तब देखो पूरे एरिया से क्या हो रहा है, फ्लक्स ऑलरेडी कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा होगा। जब पूरी एरिया अंदर आ चुकी है, तो पूरी एरिया जब इस जहाँ तक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का उसमें चल रही है, तो जब तक पूरी एरिया पूरी तरीके से इनसाइड में है फील्ड के, तो उससे गुजरने वाली जो फील्ड लाइन्स है, मतलब उससे क्रॉस करने वाली जो फ्लक्स है, उसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। क्योंकि एरिया कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर, उतनी एरिया से हमेशा क्या हो रहा होगा, फ्लक्स निकल रहा होगा। तो मतलब उतना देर तक कांस्टेंट, तो क्या फ्लक्स में चेंज होगा उतने देर तक,
नहीं होगा। मतलब उतने देर तक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, है ना। जैसे ही बेटा ध्यान दो, अगर यहां पे पहुंचा, जैसे जैसे तुम्हारा निकलना शुरू किया तो क्या होगा, फ्लक्स इससे गुजरने वाला क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है तो फिर से चेंजिंग है टाइम के साथ, तो फिर से एक ईएमएफ इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो याद रखना, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए क्या होना जरूरी है, फ्लक्स में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जिस समय इंटर हो रहा था उस टाइम भी, जिस समय बाहर निकल रहा है उस टाइम भी, लेकिन जब तक फुल्ली अंदर में होगा पूरी एरिया, तब तक फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट, कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, और उसके वजह से कोई करंट भी इंड्यूस्ड नहीं होगा, ठीक है। और मान लो अगर जिस समय ले जाया जा रहा होगा, जब बाहर होगा तब भी कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, क्योंकि कोई फ्लक्स लिंक ही नहीं है। समझ आ रहा है। तो हमने देखो कौन कौन सा स्टेज देखा, जब फुल्ली बाहर है, जब इंटर कर रहा है, जब पूरी तरीके से अंदर में है फील्ड के, और जब बाहर निकल रहा है। तीन जगह हम लोगों ने, फिर से जब बाहर निकल लगा तो फुल्ली बाहर हो गया, तो वो कंसेप्ट तो पढ़ ही चुके शुरू में। तो मतलब 1 2 3 4 जगहों पे हमने देखा कि जब टॉपिक क्या था, मोशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपका एक कॉइल मूव कर रहा है तो क्या क्या परिस्थितियां हो रही है, क्या क्या कंडीशंस आ रहे हैं, कैसे कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कब कब करंट इंड्यूस्ड होगा, कब कब नहीं होगा, ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ठीक है बाबू, करना क्या है आपको, बस डायग्राम बनवा देते हैं। कौन सा मैं बना देता हूँ, अभी मत बनाना, ये तो मैंने समझाया है। अब नोट्स बनवा देते हैं। तो देखिए तो फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये बनाइए तो डायग्राम, फिर इसका हम एक्सप्लेन करवा देंगे लैंग्वेज में। प्लेसेस आपको मैंने बताया है, 4 प्लेसेस में कहाँ कहाँ आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। 2 जगह, एक एंट्री के टाइम और एक जब लीव कर रहा है उस टाइम। तो एंट्री के टाइम बताओ क्या हो रहा है, फ्लक्स मतलब फील्ड किधर है, बोर्ड के प्लेन के इनसाइड। तो बोर्ड के प्लेन के इनसाइड है, तो ध्यान से देखिए, जब एंट्री कर रहा है तो क्या हो रहा है, एरिया ज़्यादा से ज़्यादा जिससे फ्लक्स गुजर रहा है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है फ्लक्स। तो फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो इसमें कैसा ईएमएफ की वजह से करंट कैसा इंड्यूस्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि वो उसका क्या करे, अपोज। लेंज लॉ पढ़ा चुके हैं, याद होगा। मतलब आपको कैसा करंट होगा बताओ, इस तरफ का ये करंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। याद रखा, आई इंड्यूस्ड जो होगा, आई इंड्यूस्ड ये वाली डायरेक्शन होगी। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो उसको बढ़ाना चाहेगा, तो ऑलरेडी इनसाइड में है, देखो ध्यान से, इनसाइड में है तो और चाहेगा कि ऐसा करंट हो जिसके वजह से जो मैग्नेटिज्म होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पढ़ चुके हैं, तो करंट ऐसा इंड्यूस्ड होगा, उसकी पोलैरिटी ईएमएफ की ऐसी होगी कि करंट वो ऐसा इंड्यूस्ड करेगा कि उसके वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड ये मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा वो उसको सपोर्ट करे। तो सपोर्ट करने के लिए कैसा, कल ही बताया है, क्लॉकवाइज होता है तभी उसका आपका मैग्नेटिज्म किधर होता है, इनसाइड। तो मतलब ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। आई इंड्यूस्ड इसमें ऐसा होगा। तो प्लीज़ ये 2 जगह आप आई इंड्यूस्ड बना लेना, ठीक है, अपने डायग्राम में। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देख, क्वेश्चन है, जरा बताना।
एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ऐसा है। बताइए तो फिर लिखिए, इस क्वेश्चन को लिखिए और जो लिखा रहे हैं लैंग्वेज वो लिखिए। हो गया? तो लिखिए, अ कंडक्टिंग लूप इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अ कंडक्टिंग लूप is moving from left to right through a region of uniform magnetic field. Uniform magnetic field, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे बाबू, its four positions are shown below, मतलब shown above कर दो, तुम तो पहले डायग्राम बनाए हो ना, shown above, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, show the direction of induced current in all four positions. Show the direction of induced current in all four positions. अब जो थ्योरी मैंने तुम्हें दिया है बाबू इससे पहले, उससे ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा भी वक्त लगेगा क्या? समझ गए? बताइए इसमें क्या, या इसमें पहले बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी? जीरो। कोई करंट होगी? नहीं। इसमें जीरो, क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं है बाबू। लेकिन इसमें बताओ एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। तो लिख लो फटाक से आंसर में अपना खुद से, चारों के लिए लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बताइएगा। कुछ इसी तरह का वो भी है, लेकिन अलग थोड़ा सा है। फिर आगे निकल जाएंगे 2 क्वेश्चन के बाद। इस टॉपिक पे ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे मेरे को दिखा आपके। हो गया? आंसर खुद से लिख लिए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो बाबू। ये क्वेश्चन तुम लोग दिमाग लगाना बनाना, ठीक है? लिखो, अ रेक्टेंगुलर, जल्दी जल्दी लिखिएगा थोड़ा, कॉमा देके, अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगुलर, अ स्क्वायर, कॉमा, अ सर्कुलर एंड एन इलिप्टिकल लूप। फिर से बोल रहे हैं, अ रेक्टेंगुलर, कॉमा दे देके, अ स्क्वायर, अ सर्कुलर एंड एन इलिप्टिकल लूप। इलिप्टिकल समझते हैं ना, अंडाकार, है ना, इलिप्टिकल लूप, ऑल इन द XY प्लेन, ऑल इन द XY प्लेन आर
moving out of a uniform magnetic field are moving out of a uniform magnetic field with a constant velocity v equal to ये वी आई कैप, इस वेलोसिटी के साथ लिख लीजिए, फुल स्टॉप। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड along the negative z axis direction. The magnetic field is directed along the negative z axis direction. ठीक है, नेगेटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन, फुल स्टॉप। आगे, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ these loops, the induced EMF during the passage of these loops out of the field region, ठीक है, कॉमा, will not remain constant for ऑप्शन ए में लिखो, द रेक्टेंगुलर कॉमा सर्कुलर एंड इलिप्टिकल लूप्स। हाँ, ऑप्शन ए में द रेक्टेंगुलर कॉमा सर्कुलर एंड इलिप्टिकल लूप्स। ऑप्शन बी लिखिए, द सर्कुलर एंड द इलिप्टिकल लूप्स, द सर्कुलर एंड द इलिप्टिकल लूप्स, ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी है बाबू, ओनली द इलिप्टिकल लूप। हाँ, और लास्ट वन है आपका ऑप्शन 4, नो वन फ्रॉम द 4 लूप्स। प्लीज़ क्वेश्चन को रीड करो, देखते कितने बच्चे बना पाते हैं। प्लीज़ बनाने की कोशिश करिए, बनेगा, ठीक है। कारण बताओ बाबू बी का। आप बताइए कारण, बैठे बैठे बताओ। हाँ बोलो। वहाँ पे बस कॉन्सेंट्रेट करता है, लेकिन सर मूव कर रहा है तो इंटरव्यू करते हुए आउट भी कर रहा है, उसका वो। अच्छा, ठीक है। और कोई नहीं? इधर देखिए, पहले बताओ, इधर देखना, मैं ऐसे ही बना देता हूँ एक डब्बा। देखो किस प्लेन में बोला है आपका फील्ड है? XY में तो मूवमेंट है, फील्ड किधर है? नेगेटिव जेड एक्सिस। बताओ, अगर इधर देखो, इधर प्लीज फिर से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। देखो, देखिए, टेढ़ा हो गया, पास से नहीं ना पता चलता है, दूर से थोड़ा ज़्यादा बेहतर पता चलता। ठीक है ना? चलो इधर देखो बाबू, अच्छा तुम लोग कह रहे हो टेढ़ा हो गया तो इसको हम सीधा कर देते हैं, रुक जाओ। देखो 1 सेकेंड, इससे कर देते हैं ना। अब तो नहीं ना है टेढ़ा, आप सही है। चलो अब उधर थोड़ा सा टेढ़ा रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर देखो, जैसे मान लो ये है y एक्सिस और ये है
एक्स एक्सिस, ध्यान से इसी में ने कहा है कि बॉडी का मूवमेंट है, तो बॉडी, अच्छा जेड एक्सिस किधर होता है आपको पता है, बाहर की तरफ, और निगेटिव जेड अंदर की तरफ, और ये पॉजिटिव जेड हो जाएगा बाहर की तरफ ऐसा। तब देखो इसमें तुमको बोला है कि निगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में फील्ड है, मतलब कि कैसा फील्ड है, क्रॉस, सिंपल क्रॉस फील्ड है, ठीक है। चलो अब यूनिफॉर्म है तो भाई एक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इसका मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ इंडक्शन वेक्टर भी, ठीक है। अब 4 प्रकार का बोला है, तो पहला कैसा बोला है, रेक्टेंगुलर, देखो रेक्टेंगुलर, ध्यान देना। फिर क्या बोला है, स्क्वायर, तो कुछ इस तरह का रहेगा। उसके बाद सर्कुलर, और फिर इलिप्टिकल, यही ना है। ये चारों जब निकल रहा है, जैसे देखो एक्स वाई प्लेन में, मतलब किसको वेलोसिटी दिया गया था, जो बोला है v इक्वल टू वी आई कैप, मतलब ये किस तरह किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, आई कैप तो उधर ही होता है। तब देखो जब निकल रहा है उस टाइम ध्यान दो, ये जब निकल रहा होगा तो कुछ देर बाद इसकी ये एरिया बाहर निकल जाएगी, कुछ देर बाद फिर सबको तो वेलोसिटी यही ना मिला है, ये मिला हुआ है, तो कुछ देर बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो कुछ देर बाद ये एरिया निकल जाएगी, कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट एरिया निकलेगा, कुछ देर में ये एरिया निकल जाएगी, ऐसा। इसमें भी तो वही चीज होगा, समझ रहा है। लेकिन सर्कुलर में देखो धीरे धीरे क्या होता है, एरिया घटता जा रहा है, और इसमें भी एरिया क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो इन दोनों कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब कि जो फ्लक्स लिंक्ड है ना, वो लिंक्ड डिक्रीज हो रहा है विद द कांस्टेंट रेट, क्यों, क्योंकि एरिया बराबर बराबर घटता जाएगा। इसमें भी देखो बराबर बराबर डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन इसमें बराबर नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये भी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज नहीं हो रहा है। इन दोनों के केस में, इन दोनों के केस में आपका क्या होगा बताइए, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा। और इन दोनों के केस में ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन में जरूर ये लिख ले, बना लो, नीचे में सॉल्यूशन करके इसको बना लीजिए फटक से, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा आपका याद करो, मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग देख लिए थे, एरिया का चेंजिंग देख लिए थे, कुछ एक अलग अंदाज का इसमें क्वेश्चन आता है, वो भी मैंने आपको अभी दिखा दिया। नेक्स्ट आगे आपका है चेंजिंग ऑफ एंगल, है ना, तो लिखो एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग ऑफ एंगल, एंगल का चेंजिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए इधर, जैसे मान लीजिए आपको फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। बाबू ध्यान से समझो, अगर बी और ए कांस्टेंट भी रख दे, लेकिन अगर थीटा चेंज करो तो क्या फाई चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू अलग अलग एंगल पे अलग अलग मिलती है, तो अलग अलग मिलेगी तो फ्लक्स हमारा चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स कैसे भी चेंज होना चाहिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो देखो एट, मान लो एट एनी एंगल, सॉरी एट एनी एंगल थीटा 1, फ्लक्स की वैल्यू उसको मान लेते हैं फाई 1, वो कितना हो जाएगा आपका, तो बी ए तो कांस्टेंट है मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा 1, ठीक है। एट एनी एंगल, अगर दूसरा कोई बात करे कोई और एंगल, वो थीटा 2, तो फ्लक्स की वैल्यू फाई 2 मान लेते हैं, वो हो जाएगा आपका बी ए कॉस थीटा 2। इस चेंज के दौरान
कितना इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ, ये अगर पूछ दे आपसे तो क्या लिखोगे? जैसे ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई अपॉन में डी टी, एन इंटू डी फाई बाई डी टी। तब देखो ई इक्वल टू डी फाई को, अब यहाँ देखो एन जो है, ध्यान से समझना, जैसे डी फाई एक छोटा सा चेंज है, फ्लक्स में छोटा सा चेंज एक छोटा सा टाइम में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट कर सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम। तो अगर यहाँ पर चेंज आ रहा है दो एंगल के लिए, ध्यान दो, ये जो थीटा एट एनी एंगल थीटा 1, तो फाई 1 जो वैल्यू आ रहा है वो कितना रहा? बी ए कॉस थीटा 1। यहाँ पर क्या रहा? बी ए कॉस थीटा 2। और ये चेंज के दौरान मान लेते हैं कि जो टाइम में चेंज आया ये कितना का आया? तो T1 से टाइम क्या हो गया? T2। तो सपोज दैट इंटरवल ऑफ टाइम बेटा कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1, क्योंकि बाद का टाइम ज़्यादा होगा, पहले का टाइम कम होगा। तो देखो ये चेंज कितना का हो जाएगा? ध्यान से देखिए, फाई 2 माइनस फाई 1, ठीक है। अपॉन में बेटा क्या लिखोगे? T2 माइनस T1, कोई दिक्कत नहीं। तो ईएमएफ इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? n टाइम्स ऑफ डेल्टा फाई, इसको मान लेते हैं घटा के बचा, अपॉन में चेंज को डेल्टा फाई, डेल्टा से जीनोट करते हैं तो कर दिया, और इसको डेल्टा टी। तो ये आपका हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इस केस में, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। एक गारंटी है बाबू कि जो शुरू से इस चैप्टर को करे होंगे, एक भी क्लास मिस नहीं करे होंगे, तो बिल्कुल इजी है, एकदम समझ आ रहा होगा। कोई बड़ा सा इसमें तिस्मार खां वाला बात नहीं है इस चैप्टर में। हाँ, वो दोनों चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसमें ज़्यादा नहीं, छोटा सा चैप्टर है। और जितना अच्छा ये चैप्टर समझेंगे उतना ही अच्छा फिर अल्टरनेटिंग करंट समझेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से, और फिर ये दोनों चैप्टर अच्छा रहेगा, और इधर पीछे का भी। तो फिर ईएमआई भी आपको, ईएमआई कर रहे, सॉरी ईएमआई तो ये है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW, ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो सिलेबस कितने बचे हुए हैं, इसीलिए कल थोड़ा हम टाइम पर छपरी चाह रहे थे, है ना। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखिए, बस बात ख़त्म, और कोई बात नहीं है ना। आए? आप नहीं आए थे? अच्छा ठीक है, हो गया। तो बाबू यही है थ्योरी इसका। अब देखते हैं न्यूमेरिकल एक और बना के दिखाओ, नहीं तो फिर हम बनाएंगे। लिखिए फटाफट। देखो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स है, समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे, न्यूमेरिकल आ जा रहा है बहुत जल्दी जल्दी, तो एक और कर लेते हैं फिर बढ़ेंगे। लिखिए 800 टर्न्स, ऐसे लिखो 800 टर्न क्वाइल, हाँ टर्न देखो लिखा है टर्न, ये 800 टर्न क्वाइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर, ठीक है, लिख दिए हैं। इज केप्ट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, इज केप्ट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड 5 into 10 to the power -5 टेस्ला, 5 into 10 to the power -5 टेस्ला, फुल स्टॉप। हाँ, when the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis, when the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis,
coplanar axis in 0.1 second. In 0.1 second. कॉमा दे के लिखिए द EMF induced in the coil will be. The EMF induced in the coil will be option A 2 into 10 to the power minus 3 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन बी 0.02 वोल्ट, ऑप्शन सी 2 वोल्ट, ऑप्शन डी 0.2 वोल्ट। बनाइए तो अभी अभी बताएं बाबू, बनेगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, दिमाग लगाइए बन जाएगा। थ्योरी अभी कर रहे हैं। देखिए इधर डाटा आपका क्या क्या दिया है, इधर देखो n का वैल्यू कितना दिया है 800, ठीक है बेटा। आगे देखो ये बोला था, मान लेते हैं, ध्यान दो कि ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो प्लेन जो है आपका वो xz प्लेन में मैंने ये मान लिया, ठीक है। मान लो ये है प्लेन, ये है प्लेन, तो खुद बताइए प्लेन अगर ये है तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। तो क्या बोला है, पहला कंडीशन में बोले हुआ है कि प्लेन जो है आपका फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर प्लेन ये है, देखो XZ प्लेन, YZ प्लेन का मतलब क्या होता है, Y और Z एक्सिस किधर है, ये इसमें प्लेन है, कोई एरिया है, तो ये एरिया आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्या है, परपेंडिकुलर। तो फील्ड आपको इधर मानना पड़ेगा, हाँ तो ये मानना पड़ेगा, इधर ही फील्ड मानना पड़ेगा, समझ आ रहा है। और इधर ही हो जाएगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर या तो ये लेंगे नहीं तो ये लेंगे, समझ आ रहा है। तो हम ऐसा लेंगे जिससे हमको सुविधा हो, तो सुविधा किस में होगा, इसी डायरेक्शन में। तो दोनों एक डायरेक्शन हो गया, तो बताओ एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। तो आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, पहला इनिशियल फ्लक्स इसको कह देंगे BA cos 0, है ना। तो बाबू यहाँ से अच्छा n तो छूट रहा है ना, n, तो फ्लक्स आपका फाई आई हो गया NBA हो गया, ये आ गया। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि किसी को प्लानर एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट हो जाता है, ध्यान से समझो। तो को प्लानर एक्सिस क्या है, YZ प्लेन। लाओ तो बाबू ये पेन लाइए, तो देखो ये Y ऐसा होता है, ये एक और दो, समझोगे तो हर चीज समझ आता है। ये X है, ये Y है और ये Z है, इसमें प्लेन है, ये YZ प्लेन कहलाएगा, ये प्लेन कहलाएगा YZ प्लेन, इसमें रखा हुआ है। अब इसका को प्लानर एक्सिस कौन कौन है बताओ, ये और ये, है ना। इसके प्लेन में 2 एक्सिस है, इसके प्लेन में 2 एक्सिस है, समझ में आ रहा है। तो या तो इसके अबाउट या तो इसके अबाउट, ये 90 डिग्री से घूम जा रहा है। तो पहले ऐसा है, बाद में कैसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा, 90 डिग्री घूम गया। अब तो कोई बच्चा ऐसे भी, बात एक ही है, ये हो गया। अब बताओ, अब इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, उस तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, बताओ एंगल कितना हो जाएगा 90 इस बार। अरे सब कुछ ध्यान से समझिएगा तो सब समझ आते हैं। तो पहले बताओ थीटा की वैल्यू कितनी थी 0, बाद में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो बेटा फाइनल कितना हो जाएगा NBA cos 90। तो फाइनल की वैल्यू हो जाएगी कितना 0, कहानी खत्म इसका, ठीक है। तो अभी अभी आपको बताए हैं कि EMF इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ, बोलो डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, यही ना। माइनस लगा रहे लेंज लॉ का, है ना, वहां हम हटा दिए थे, थ्योरी में चाहो तो तुम लगा सकते हो, है ना। जो पिछला वहां मैग्नीट्यूड वाइज हम लिखे हैं, ठीक है, तो आप लगा लीजिए, पिछला थ्योरी में भी लगा लो। कहाँ पे, जो अभी इसके पिछला जो थ्योरी दिए हैं लगा लिए हैं, हाँ वहाँ पे लगा सकते हैं। ये वाला में, ये वाला माइनस लगा लो यहाँ पे, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो माइनस है वो लेंज लॉ का, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से देखो ये E इक्वल टू आपका आ जाएगा डेल्टा फाई, क्या हो जाएगा
फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी दिया है ना टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड ना, हाँ तो 0.1 सेकेंड डेल्टा टी। अब बताओ क्या है, आप नहीं निकाल लोगे? एक समय क्या डालोगे? एन बी है, एक समय क्या डालोगे? 0, तो 0 माइनस एन बी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। एन दिया हुआ है, देखो बी दिया हुआ है, बी दिया है ना, और एरिया दिया हुआ है, इसका सारा वैल्यू निकल जाएगा आपका, निकाल लीजिएगा। आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि सर फलाना टॉपिक पर क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, कैसे न्यूमेरिकल करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल वक्त देकर हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी आप बनाइए, पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? तो ये हो ही गया। हाँ, आगे अगला टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो हेडिंग डालिए मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, जिसको आप ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ, तो मोशनल ईएमएफ इसलिए क्योंकि ये इमोशनल करेगा आपको अभी। ठीक है और दूसरी चीज़ कि इमोशनल इसलिए क्योंकि अब चलो थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज कि इसको मोशन दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसके वजह से ये ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो देखिए सपोज दैट, मान लो कि ये एक फील्ड है जो इनसाइड है बोर्ड के प्लेन के। ठीक है, ये हमने मान लिया, और इसकी फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसकी वैल्यू कितनी है? वेक्टर बी। ठीक है, अब देखो इस फील्ड में एक एल लेंथ का हमने रॉड को मूव करा दिया। अगर एल लेंथ के रॉड को आपने मूव करा दिया इस तरीके से, देखो इस तरीके से, वेलोसिटी दे दिया v। प्लीज ध्यान से देखो, लेंथ है ये, रॉड है ऐसा, फील्ड है इनसाइड। ठीक है, अब वेक्टर वेलोसिटी जो दे रहा हो इस डायरेक्शन में दे रहा हो, तीनों एक तीसरे का क्या है? एक दूसरे का परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड किस में है? जेड डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। वेलोसिटी किधर दी हो? पॉजिटिव एक्स में। और इसका लेंथ जो है किस में है? वाई में है। मतलब तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें पता होगा कि एक कंडक्टिंग रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड है। कंडक्टर के पास क्या होता है? भर भर के क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो कंडक्टर है, अदरवाइज इंसुलेटर होता है ना। जो कंडक्शन कर सके इलेक्ट्रिसिटी का, वो चार्ज कैरियर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है। याद होगा, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको पढ़ाया है, मैंने ही पढ़ाया है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसमें आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्यू और v क्रॉस b, ये किसका था? एक फोर्स था किस पे? एक चार्ज पार्टिकल पे। जब एक कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड v में मूव करता है विद द वेलोसिटी v, देन उस पर ये फोर्स लगता था क्यू वी बी। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना था? तो क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? v और b वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ से देखो, जब तुम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको तुम ले जा रहे हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो तुम्हें पता है इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी जा रहा है, साथ साथ चल रहा है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो हमको दिख नहीं रहा है लेकिन है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है इस तरफ, वेलोसिटी उसका इस तरफ है, ध्यान से समझना। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनसाइड। तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स किधर लगेगा? v क्रॉस b। तो देखो v, याद होगा राइट हैंड थंब रूल बताए थे, v अक्रॉस b, तो v क्रॉस b किधर लगेगा? ऊपर की डायरेक्शन में। याद रखना, मैंने ये भी बोला था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ और नेगेटिव है तो उसके अपोजिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा होना शुरू हो जाएगा नीचे की
तरफ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आना शुरू हो जाएगा। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जब इधर आने लगेगा तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का गैदरिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज का उतना ही, जितना इलेक्ट्रॉन्स इधर उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस तरफ। अब ध्यान से देखो, एकदम समझ आ रहा है सिनेरियो कि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, मतलब ये वाला इंड इसका किस पे चला गया, जहां भी पॉजिटिव एक्यूमुलेशन किसका हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज का, वहां का पोटेंशियल क्या हो जाता है, हाई, पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाता है। और जहां हो जाता है नेगेटिव, उसका पोटेंशियल कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा और ये लो पोटेंशियल पे चला जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो मतलब ये वाला जो आपको कह सकते हैं कि रॉड है, ये कैसा बिहेव करने लगा, एक सेल की तरह। सेल में क्या होता है, एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यही तो होता है। तो मतलब सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होता है, एक ईएमएफ ही तो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। वही चीज इसके पास जनरेट होगा, इसीलिए इसका नाम है क्या, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसके वजह से मिला, तो मोशन करने की वजह से, इसको तुमने इस तरफ फील्ड में खींचा है जिसके वजह से ये जनरेट हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है मोशनल ईएमएफ। अब आता है कि इसकी सर वैल्यू कैसे निकालेंगे, सोचो तो जरा कैसे निकालोगे। तो सुनना इधर देखो, फोर्स किधर लग रहा था, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा था, यहां मैं बना रहा हूं, देखो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको पता है कितनी, QVB साइन थीटा। थीटा बताओ यहां पर कितना होगा, 90। V इस डायरेक्शन में है, अब B किधर है, अंदर, देखो अंदर, और इस डायरेक्शन एंगल कितना हो गया, 90, तो साइन 90 डाल देंगे बाबू। तो यहां से आपका FB का वैल्यू क्या आ जाएगा, QVB। अच्छा, Q क्यों लिख रहे हैं, E लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन है ना, तो डायरेक्ट लिखो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है। हो गया। अब एक चीज बताइए, ध्यान से समझना कि जब भी आपको पता है कि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल हो जाता है, तो उनके बीच जनरेट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेल भी तो यही काम करता है। तो जब भी आप किसी कंडक्टर को सेल से जोड़ते हो, तो एक हायर पोटेंशियल पर एक लोअर पोटेंशियल, उनके बीच अंदर में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से करंट दौड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा बताओ, ऊपर की तरफ, Fe लगेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, हम देखो ये इन साइड में है, चलो हम बना ही देते हैं इन साइड में। ठीक है, इधर देखो, इन साइड में ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, वेक्टर लगा दिया। ठीक है, ये जनरेट हो जाएगा। अब ये फोर्स किधर लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फील्ड की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो देखो ऊपर की तरफ फोर्स लग गया, और कितना लगेगा, तो E इंटू E लगेगा, Q इंटू E लगता है। अब बता, ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना किधर शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ। समझते जाना, एक समय आएगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर, तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर से इधर बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जब तक डोमिनेट करेगा मैग्नेटिक फोर्स, तब तक नेट फोर्स नीचे की तरफ उस पर लगता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आता रहेगा, नीचे की तरफ। एक समय आएगा कि एट इक्विलिब्रियम हर एक इलेक्ट्रॉन पे वो फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। जितना नीचे का है उतना ही ऊपर का, तो उसका फर्दर मूवमेंट हो जाएगा बंद। जितना इलेक्ट्रॉन आ सकता था आ गया, अब नहीं आएगा। समझ में आया। तो एक समय आएगा कि जिस समय एट इक्विलिब्रियम, आप ये कह सकते हो कि एट इक्विलिब्रियम
ये काम होगा, समझ आया? तो क्या होगा आपका एफ ई इक्वल टू एफ वी, ठीक है। तो एफ ई कितना है, ई इंटू ई इक्वल टू ई वी बी, ये आ जाएगा। ई से ई कट गया, यहाँ से ई इक्वल टू आ गया वी इंटू बी, ठीक है। और यहाँ से एक और फॉर्मूला हमको मिल रहा है, जो वी से इसको खींच रहे थे, वो वी क्या है, ई अपॉन में बी। तो याद रखना, कभी कभी पूछ देता है न्यूमेरिकल में, खास करके ऑब्जेक्टिव में, कि which one from the following which one has the same dimension as the velocity, अब दे देगा एक ऑप्शन रहेगा E अपॉन V। देखो E अपॉन V से क्या मिल रहा है, वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? तो लिखिए यहाँ पहले। तो इधर देखिए, इसका आधा कल, और एक बात, इसको एक बार रिवाइज करके आना प्लीज, जितना बताएं, और हो सके तो बुक से भी पढ़ के आइएगा, इमोशनल EMF, ठीक है, तो और समझ आएगा। ओके, चलिए।